नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही साथ इस पूरे बुलेटिन में हमारे सहयोगी न्यूज रूम से दीपेश बरगले भी मौजूद रहेंगे। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर का जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में उपचुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं। अभी तो नतीजे भी नहीं आए, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो एक बार फिर से स्थिति वही हुई है जिसकी वजह से उपचुनाव निर्मित हुए थे, जहां पर एक बार फिर से विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा तेज हो रही है। एक बार फिर से बात हो रही है खरीद फरोख्त की, एक बार फिर से बात हो रही है मेल मुलाकातों की। आज अगर ये चर्चा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है तो उसमें सबसे बड़ा कारण है संजू सिंह। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज सबसे महत्वपूर्ण है बीएसपी विधायक, जिन्होंने एक बार फिर से चर्चा को हवा दे दी है। आपको बता दें प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में अब 10 तारीख का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही यहां पर खरीद फरोख्त की चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल बीएसपी ने कांग्रेस के दिल की धड़कनें जरा बढ़ाने का काम किया है, और उसका रीजन यही है कि हाल ही में रिजल्ट के पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जब अपनी अपनी जीत का दावा कर रही थी, तब बीजेपी अपने बी प्लान को और ज्यादा तेज करती हुई नजर आ रही है, उसको और ज्यादा धार देती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी विधायक है संजू सिंह, जिन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे बंद कमरे में चर्चा हुई है। संजू सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बीएसपी का समर्थन तो बीजेपी के साथ है ही। वहीं विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी ने भी भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की है। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इन मुलाकातों को सामान्य बताया है। अब जरा इस बात को समझिए, सुरेंद्र सिंह शेरा जो लगातार कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाए जाने की बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, मुखर थे, अब वे भूपेंद्र सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। नारायण त्रिपाठी के बारे में जरा समझ लीजिए, ये वही विधायक हैं जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया था कि शुरुआत आपने की है, इस पूरे घटनाक्रम का अंत हम करेंगे, और बाद में भी वो यही कहते हुए नजर भी आए थे। अब बात संजू सिंह की, जो बीएसपी के विधायक हैं, ये वही संजू सिंह है जो पहले भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली जा चुके हैं। जब 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, तब भी वे पहुंचे थे। इसके बाद भी वो कई दौर की मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर चुके हैं। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह से वे मुलाकात करने पहुंचे थे। अब इन मुलाकातों के आखिर क्या मायने निकाले जाए, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो संजू सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी शरद ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में ये संभावना भी जताई जा रही है कि कुछ सीटें बीएसपी को मिल सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त बीएसपी के विधायक संजू सिंह हैं। संजू सिंह जी, क्या उम्मीद है बीएसपी को इस उपचुनाव में, खासतौर से ग्वालियर चंबल में? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि वो दोनों दलों की सरकारों को उस संभाग की और प्रदेश की जनता देख चुकी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने जा रही है। आप लोगों की जो भूमिका है, मेरा मतलब आपसे जो निर्दलीय एसपी बीएसपी के जो भी विधायक रहे, पिछली सरकार में भी महत्वपूर्ण थी, और इस सरकार में हमने देखा जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आप लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आए थे। अभी भी आप भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ से निकल रहे हैं, तो मतलब संकेत साफ हैं 10 तारीख के बाद के? हाँ, लगभग साफ है संकेत, इसमें कोई वो नहीं है। और हम लोगों का जो मुख्य मकसद है वो हमारे क्षेत्र का विकास है। अभी भूपेंद्र सिंह जी से मिलने आया तो अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर ही आया। उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी उनको पूरा करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, कह रही कि 28 में से 28 सीटें, और अगर 2-4 कम भी रह गई तो बाकी के जो लोग हैं उनका समर्थन उनको मिलेगा। देखिए, आश्वस्त तो हम भी 28 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, तो हो सकता है 28 सीटें हम भी जीत सकते हैं। आश्वस्त हैं तो आशा करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका समर्थन बीजेपी को रहेगा, ये एकदम स्पष्ट है ये बात? हाँ, अभी तो हम भाजपा को समर्थन कर ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं इसमें।
तो ये है संजू सिंह जो बीएसपी के विधायक हैं और इस वक्त भूपेंद्र सिंह जो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की और उन्होंने साफ संकेत देती हैं कि उनका समर्थन बीजेपी को है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, राजनीतिक जो गहमा गहमी है एक बार फिर से तेज हो गई है 10 तारीख के नतीजे से पहले। संजू सिंह जी ने भी मुलाकात की, नारायण त्रिपाठी जी ने भी मुलाकात की, शेरा भैया ने भी मुलाकात की। क्या मायने इन मुलाकातों के निकाले जाएं सर? नहीं, देखिए इसके कोई अलग मायने नहीं है, ये सामान्य मुलाकात है और हमेशा हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। अभी सब चुनाव में व्यस्त थे और इस वजह से बीच में 15-20 दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब वो भी भोपाल है, हम भी भोपाल हैं, तो सामान्य मुलाकात, विकास के कामों पर चर्चा, क्षेत्र के सामान्य मुलाकात। सर, क्या ऐसी कोई संभावना है कि मान लीजिए जो नंबर गेम है उसमें आप लोग थोड़ा सा कहीं पीछे रह जाएं, तो क्या इन सारे लोगों के जो समर्थन है वो सब आप लोगों को प्राप्त होंगे? इस वजह से भी क्या इन मुलाकातों के मायने निकाले जाएं? देखिए, नंबर गेम में तो कोई दिक्कत है नहीं है, परिणाम बताएंगे 10 तारीख को। और समर्थन का जहां तक इन लोगों का सवाल है, तो पहले भी हम लोगों को समर्थन कर रहे थे, आगे भी उनका समर्थन रहे, ये हम लोग चाहते हैं। और उनका जो सम्मान पहले था वो सम्मान अभी भी रहेगा। कोई इसलिए नहीं कि हमें बहुमत मिल गया तो कोई उनके सम्मान में कमी आएगी, ऐसा नहीं होगा। सर, बीएसपी के जो विधायक के संजू सिंह, उनसे हमने बात की। जब आपसे मुलाकात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ में रहेगा। लेकिन शेरा भैया बिना कुछ बोले चले गए हैं, इस खामोशी की कुछ मायने निकाले जाएं क्या? नहीं, ऐसे कोई मायने नहीं है। वो भी आए थे, बैठे थे, सामान्य बातचीत हुई, सामान्य चर्चा हुई है और उनका भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि पूरी 28 की 28 सीटें उनकी रहेंगी। हालांकि वो इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ जगह रीपोल की मांग की है, जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनके बाहर पहरेदारी की है। एक तरफ जीत और दूसरी तरफ ये आशंका। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव हारती है, अगर ये सब होता तो 2018 में हम लोगों की सरकार क्यों जाती? हम ही लोग रहते सरकार में, हम तो उस समय सरकार में ही थे जब चुनाव हुए। तो कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है तो वो इस तरह के आरोप लगाना शुरू करती है और अपनी हार का, पराजय का ठीकरा वो ईवीएम पे, प्रशासन पे, सब पे डालने का काम करते हैं। तो ये हैं भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भी हैं और जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त हो रहे हैं उनको लेकर, हालांकि उनका कहना है कि सामान्य है, मुलाकात होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि 10 नवंबर को जब नतीजे आने हैं तो उनके लिए जो राजनीतिक बिसात है वो अभी बिछना शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अब ये बात इतने पर ही रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन हुआ ये कि अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर से खरीद फरोख्त की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ने एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा किया है और स्पष्ट किया है कि एसपी, बीएसपी और निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को था और आगे भी रहने वाला है। आपको बता दें कि पहले सभी कांग्रेस के साथ खड़े थे और अब भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए गुणा भाग करना राजनीतिक दलों का हक है, लेकिन ये विधायक किसके साथ खड़े हैं नतीजों के बाद साफ हो जाएगा।
राजनीति में है तो स्वाभाविक से राजनीति के गुणाभाग तो हर कोई लगाता है और ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि सारी सीटें ही हमें जीतना है। लोगों को जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी कांग्रेसियों के साथ खड़ा हुआ है, सत्य के साथ खड़ा हुआ है, धर्म के साथ खड़ा हुआ है। निर्दलीय सपा बसपा खड़े होंगे क्या? नहीं, वो तो है ही, उसमें क्या दिक्कत की बात है, वो तो पहले भी खड़े थे। तो सुना आपने, पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह ने दावा किया है कि एसपी, बीएसपी और निर्दलियों का पहले भी समर्थन हमारे साथ था, आगे भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन उन्होंने अंत में एक बड़ी बात की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तब और स्पष्ट हो जाएगा कि ये किसके साथ खड़े हैं। तो देखिए, बात स्ट्रांग रूम की करते हैं, जहां पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ईवीएम रखी गई है और 10 तारीख को यहां पर वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वहां पर नजर आ रही है। कड़ी व्यवस्था की गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशियों को यहां की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंता है और यही वजह है कि कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर निगरानी के लिए टेंट लगाकर बैठा दिया है। वहीं मुरैना में भी कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईवीएम पर नजर बनाए हुए हैं। 4-4 घंटे की ड्यूटी यहां पर कांग्रेसी कर रहे हैं। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटों की जो ईवीएम है वो रखी हुई है। इसी कॉलेज में मतगणना होगी, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी खासे चिंतित है। यही वजह है कि कांग्रेस की तीनों विधानसभा सीट के प्रत्याशियों ने यहाँ पर एक टेंट लगवाया है, जिसमें 15 जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो 3 शिफ्ट में यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी है उनकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा यहाँ एलईडी लगी हुई है, जहाँ सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए इस एलईडी में यहाँ सभी जो ईवीएम रखी हैं उन कमरों की तस्वीरें सीधी नज़र आ रही है। इनकी पहरेदारी करने के लिए ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीट के कार्यकर्ता हैं, इनसे ही जानते। आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ सुरक्षा के लिए बैठे हैं, क्या चिंता है आप लोगों की? चिंता है कि शासन जिस तरह से उनका समर्थन कर रहा है भाजपा का, और उनकी मंत्री खुद इमरती देवी ने कहा था कि हमें तो कलेक्टर साहब जिता देंगे, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हम कार्यकर्ता सुरक्षा में यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि शासन प्रशासन जिस तरह से उनका सहयोग कर रहा है, हमें उन पर शंका है और शंका को देखते हुए हम यहाँ पर सुरक्षा में बैठे हुए हैं। ये कार्यकर्ता जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की यहाँ कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। एक विधानसभा सीट के 5 कार्यकर्ता यहाँ पहरेदारी पर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता है और उसी की वजह से यहाँ ये कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थक पहरा दे रहे हैं। अब 10 नवंबर का सभी को इंतज़ार है, जब ईवीएम खुलेगी और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। अब बात निवाड़ी के सेतपुरा की करते हैं, जहां पर बोरवेल के गड्ढे में फंसे हुए मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। लगातार जद्दोजहद की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि इस मासूम को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रहलाद कुछ घंटों में बोरवेल से निकल जाएगा, ये उम्मीद सभी को नजर आती है। प्रहलाद को निकालने के लिए अब तक 5 फीट तक सुरंग खोद दी गई है, 20 फीट तक सुरंग खोदी जानी है। बोरवेल में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए मासूम को बाहर से ऑक्सीजन दी जा रही है। पुलिस के साथ साथ सेना के जवान और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन यहां पर कर रही हैं। लगातार यहां पर मासूम को बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। धारा 144 गांव में लागू कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, कितना और वक्त अभी लग सकता है, कितना काम अभी और बाकी नजर आता है?
कमरुद्दीन जे 19-20 फीट के समथिंग जो टर्मिनल है वो लगभग खोदी जानी है, तो इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन लगातार जो रेस्क्यू जारी है। जो आर्मी की एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार खुदाई कर रही है। जो टर्मिनल खोदने का काम चल रहा है, इसके बाद उसको इसी टर्मिनल से बाहर निकाला जाएगा। जो मासूम पिछले 50 घंटे से अधिक समय बीत चुका है वो बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसको लेकर पूरी तरह से प्लानिंग जो अधिकारी की जा रही है और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और पूरा हमला मौके पर मौजूद है और पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। लगातार जो कवायद है वो अभी जारी है। कमरुद्दीन, बिल्कुल, तो लगातार कवायद यहाँ पर चल रही है और पूरा प्रशासनिक अमला इस बच्चे को निकालने के लिए जुगत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बारे में कुछ जानकारी मिली है? कब तक निकाल ले हैं ये लोग? नहीं, हमें कोई पता नहीं है कब तक निकालेंगे, कब तक नहीं। अच्छा जी, बताओ, आपको कुछ कहना है हम लोगों के माध्यम से प्रशासन से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित जाना है। क्या लग रहा है आपको? अब कितना समय लगा? सर 3 दिन हो चुके हैं आज का दिन समय। अच्छा, क्या कह रहे हैं शासन प्रशासन के लोगों से? आपसे बात हुई है? शासन प्रशासन लोग कह रहे हैं कि हम लगे हैं अपनी ताकत के साथ, लेकिन सर लेट बहुत ज़्यादा हो रही है। एक कार्य सुबह रात्रि में हो सकता था जो अभी हो रहा है। कह रहे थे वो आ रही है, सुरंग बनाने वाली मशीन आ रही है, और इसके लिए तो गड्ढा रात में ही क्लियर हो चुका। तो मतलब जो मशीनें हैं वो मशीनें संसाधन नहीं है इनके पास? संसाधन नहीं है सर इन लोगों के पास। अच्छा, इसी वजह से टाइम लग रहा है? इसी वजह से टाइम लगा है सर जी। पे हम सख्ती भी करेंगे, एक निरीक्षण टीम भी बनाएंगे जिससे कि वो देख सकें कि कहाँ कहाँ बोर खुले हुए हैं और कहाँ कहाँ बंद हैं, और किसानों को हिदायत भी दी जाएगी कि अपनी सुरक्षा की, अपनी जान माल की सुरक्षा की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुरक्षा की खुद जिम्मेदारी उठाएं। देखें, प्रोटेम स्पीकर को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस शख्स ने ही प्रोटेम स्पीकर को जान से मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें, लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उड़ीसा में नौकरी करता है और उड़ीसा से ही आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब आपको बड़ी खबर के लिए ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक साथ 2 विज्ञापन कंपनियों पर आयकर विभाग का छापा जारी है। भोपाल, रायपुर, बिलासपुर में दबिश दी जा रही है। 30 से ज्यादा आयकर विभाग के अधिकारी व्यापक और एएस विज्ञापन के ठिकानों पर कागजातों को खंगाल रहे हैं। आईटी की छापेमारी लगातार चल रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में विज्ञापन कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। भोपाल, रायपुर, बिलासपुर में आईटी की दबिश लगातार दी जा रही है और कागजात भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर छापेमारी चल रही है। विज्ञापन एजेंसी व्यापक इंटरप्राइजेस पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई है। सुबह तड़के से ये जो आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। भोपाल के मालवीय नगर स्थित व्यापक इंटरप्राइजेस का ये ऑफिस है, जहां पर आयकर विभाग के जो अधिकारियों की टीम है पहुंची थी। पुलिस की टीम है वो भी इस छापेमार कार्रवाई में पहुंची है। न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि रायपुर में भी आयकर विभाग की जो रेड है वो लगातार जारी है, क्योंकि व्यापक इंटरप्राइजेस की अगर बात करी जाए तो ये रायपुर यानी छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है और जो राजनीतिक विज्ञापन है उनको लेने का अगर व्यापक इंटरप्राइजेस की बात करी जाए तो ये एजेंसी राजनीतिक विज्ञापन लेती थी। और आयकर विभाग के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे जो दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि
जिस तरह से विज्ञापन इनको जारी किए गए थे, विज्ञापनों में नियमों को ताक पर रखा गया था। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। आईटी के जो अधिकारी हैं उनको इनपुट मिला था और इनपुट के आधार पर ही जब पूरी तरह से बातें पुख्ता हुई हैं, उसके बाद जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं। ना सिर्फ राजधानी भोपाल की जो आयकर विभाग की टीम है, बल्कि इस आयकर की छापामार कार्रवाई में जबलपुर, ग्वालियर और नागपुर से भी अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची है राजधानी भोपाल में। और 10 से 12 राजधानी भोपाल के जो ठिकाने हैं वहां पर इस तरह की जो छापामार कार्रवाई है वो चल रही है। और करीब अगर कहा जाए तो 100 से ज़्यादा अधिकारियों की जो टीम है वो दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है कि आखिर किस स्तर पर ये जो गड़बड़ियां हैं वो की गई थी। और ये जो जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितनी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आज से अधिक जो संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी, आखिर कितनी संपत्ति का खुलासा हुआ है और किस तरह से जो दस्तावेज है उसमें गड़बड़ियां की गई, यानी जिसमें भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एएस एडवर्टाइजर्स का ये जो ऑफिस है और यहाँ पर आईटी की जो कार्रवाई है, छापे की कार्रवाई वो जारी है। और आईटी की टीम यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीबन 10:15 के करीबन पहुंची थी और तब यहाँ पर ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो खुला नहीं था और टीम ने इंतजार किया और जैसे ही कॉम्प्लेक्स खोला गया उसके बाद उन्होंने दबिश दी। आप देख सकते हैं कि 2 हथियारबंद पुलिसकर्मी यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है। इसके साथ ही ऊपर अगर टीम के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। लगातार जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो खंगाले गए, हार्ड डिस्क देखी गई और आईटी की जो कार्रवाई लगातार जारी है। टैक्स चोरी को लेकर और इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत हुई थी, उसी के को लेकर ये जो है वो आईटी की टीम ने दबिश दी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो व्यापक जो एडवर्टाइजर्स है उसके ठिकानों पर भी छापा पड़ा है और करीबन सुबह 4 बजे व्यापक के ठिकाना जो ऑफिस है और उसके जो ठिकाने हैं वहां पर छापा पड़ा है। हालांकि जो एडवर्टाइजर्स जो है उनके जो मालिक है वो कहाँ है इसके लेकर जानकारी। और खबरों के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी लगातार दीपेश बरगले वहां मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। कमरुद्दीन, एक काफी महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल ये खबर सोचने समझने पर मजबूर कर देती है कि आज भी हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरैना चंबल अंचल की, जहां पर बेटियों को आज भी अभिशाप माना जाता है। यही वजह क्या है कि बेटी के जन्म लेते ही उसकी हत्या कर दी जाती है और ये आज भी देखने को मिला, जहां पर 6 दिन की नवजात को उसके माता पिता और दादी ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो डॉक्टर ने जब उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए बुलाया करा तो मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। फिर डेड बॉडी का पीएम वगैरह कराया गया, जिसमें जो रिपोर्ट शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसमें गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसी के ऊपर हमने आगे तफ्तीश बढ़ाते हुए 302 का प्रकरण रजिस्टर कर लिया है, जो माता पिता और उसकी दादी है उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो जो उनसे जब पूछताछ गई तो उनके द्वारा जुर्म भी कबूल किया। अब बात जबलपुर के मालखेड़ा की करते हैं, जहां पर हत्याकांड के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लगभग 36 घंटे का वक्त लगा इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद हुए विवाद में 3 दोस्तों ने मिलकर चौथे दोस्त की हत्या कर दी। हत्या को एक्सीडेंट में बदलने की तीनों ने साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी जब्त कर लिए। तो न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना कि हमारे सहयोगी कमरुद्दीन ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े थे। कमरुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।